गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। लास्ट क्लास में प्रोनाउन का सेकंड सेशन किया था जिसमें रिफ्लेक्सिव फिनिश किया था। आज सेशन 3 में रेसिप्रोकल और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को हम लोग फिनिश करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में बहुत ही स्मॉल सा रूल है, बहुत ही छोटे हैं। देखिए, पहला वाला है आपका ईच अदर और दूसरा है आपका वन अनदर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स एंड इंडिया जस्ट फॉर द फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए या एरर डिटेक्शन के लिए यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ईच अदर क्या करता है, दो सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, यानी कि जब हमारे पास दो सब्जेक्ट होंगे तो बात करेगा ईच अदर, और मोर देन 2 सब्जेक्ट होंगे यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो बात करेगा वन अनदर। जैसे यदि आपने कहा राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सेंस आना चाहिए, तो वैसे केस में जब 2 बंदे होंगे तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा बंदे होंगे तो वन अनदर। जैसे आपने कहा राम एंड श्याम आर हेल्पिंग डैश, और दूसरा है आपका राम एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर हेल्पिंग डैश। जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे यानी ईच अदर और वन अनदर जैसा अगर ऑप्शन होता है तो पहले आप देखना कि सब्जेक्ट हैं कितने। जब सब्जेक्ट 2 होंगे तो यूज़ करना आपको ईच अदर, जब सब्जेक्ट 2 से ज़्यादा होंगे तो यूज़ करना आपको वन अनदर। यहाँ 2 बंदे हैं, राम और श्याम हैं, तो जब हम लोग 2 सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ईच अदर आना चाहिए, और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वन अनदर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोलना है राम एंड श्याम आर हेल्पिंग, तो यहाँ बोलोगे आप ईच अदर। लेकिन यदि आपने कहा राम एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, तो ऑल हिज फ्रेंड्स पे पता तो नहीं चल रहा है कि बंदा एक है या बंदा एक से ज़्यादा है। चूंकि मैंने यहाँ पे एस लगा दिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे हैं। तो जब यहाँ पर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है वन अनदर, यानी कि बस ऐसे याद रखिएगा, ईच होगा तो 2, वन अनदर होगा तो 2 से ज़्यादा। यानी आपका 2 बंदे हैं यहाँ पे तो आपने यूज़ किया ईच अदर, और 2 से ज़्यादा है तो यूज़ किया आपने वन अनदर। तो रेसिप्रोकल में 2 फार्मूला है, ईच अदर और वन अनदर का, दैट इज ऑल। नेक्स्ट जो पार्ट है, आप वीडियो पॉज करके इसका स्नैप ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। इम्पॉर्टेंट है, अगर एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो इम्पॉर्टेंट है, और यदि एनडीए के लिए देखिएगा तो एरर डिटेक्शन में या इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में इसके क्वेश्चन थोड़ा सा हाईली जो एक वैल्यूड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आ सकता है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी इसकी होती है संकेतवाचक संज्ञा। हिंदी से मतलब नहीं है, कभी कभी मैं बता देती हूँ आपको केवल समझाने के लिए। वी आर इंडियन, हमारी मदर टंग ही हिंदी है, तो हिंदी में हम ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक। संकेत से पता चल रहा है कि ये किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने की कोशिश करेगा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग्स को, किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। तो हम लोग ऐसे पॉइंट पे इंडिकेशन वर्ड पढ़ते हैं, और वो इंडिकेशन वर्ड क्या है, वो है आपका दीज, दैट, दीज, दोज। देखिए, दीज और दैट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल होता है। यानी कि जब आप एक बंदे की बात करोगे तो दीज, एक से ज़्यादा बंदों की बात करोगे तो दीज। अब देखिए, दिस और दैट में एक फ़र्क है। जब आप दिस की बात करोगे तो ये नियर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, यानी कि वैसी चीज़ जो आपके पास में है, तो पास की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए आप दिस का यूज़ करिए। बट वही चीज़ आपसे जब दूर है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आप लोग दैट, यानी कि जब चीज़ें फार हैं, चीज़ें दूर हैं, तो यूज़ करिए आप दैट। उसी तरह से, लेकिन ये दोनों पॉइंट सिंगुलर के लिए इंडिकेट होना चाहिए। लेकिन जब आप यूज़ करेंगे दीज और यूज़ करोगे आप दोज, तो ये जो दीज होता है वो नियर के लिए, क्योंकि ये जो दीज है, दीज का बहुवचन दीज, दैट का जो बहुवचन होता है वो दोज। यानी कि जब चीज़ें आपके पास में होती है लेकिन प्लूरल पोजीशन पे होती हैं, नियर होती हैं और प्लूरल पोजीशन पे होती है,
तो इसको यूज़ करना होगा आपको दीज। और दोज होता है जब चीज़ें आपसे दूर है और प्लूरल पोजीशन पे तो है, तो यूज़ करना है आपको दोज। अब मैंने आपको कल वाले सेशन में, लास्ट सेशन में एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप कोई भी पॉइंट पढ़िए, कोई भी ग्रामर फार्मूला पढ़िए, तो उसको आप स्टक होकर के मत पढ़िए, थोड़ा देखिए कि ये वाला सेम फार्मूला आपको कौन कौन से चैप्टर मिल सकता है। आप जब नैरेशन थोड़ा सा डिस्कस करोगे तो नैरेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें आपको देखने मिल सकता है कि हम दीज को चेंज कर रहे हैं दैट में, और दीज को चेंज कर रहे हो आप दोज में। तो यही चीज़ मैंने अभी बताया, दीज दैट दीज दोज, यानी कि जब ऐसा वाला फॉर्मूला या फिर किसी भी तरह का ग्रामर फॉर्मूला आप देखते हो तो आप उसको स्टक मत कर दो कि मुझे केवल इतना ही पढ़ना। आप उसको थोड़ा सा देखिए कि ये सेम पॉइंट मुझे और कौन कौन से ग्रामर टॉपिक में देखने के लिए सिमिलरिटीज फॉर्म में मिल रहा है। तो वैसे चीज़ों के बारे में आपको एक्स्ट्रा फोकस रहना पड़ेगा। पता चल रहा है आप प्रोनाउन समझ के एरर फाइंड कर रहे हो जबकि वो नैरेशन करके एरर आपसे डिमांड कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। तो दिस और दैट जो होगा वो सिंगुलर होगा। अंतर केवल ये है कि दिस नियर के लिए यानी कि पास के लिए और दैट दूर के लिए, और जो बहुवचन होता है वो होगा दीज और दोज, और दीज हो गया आपके पास के लिए और दोज हो गया आपके दूर के लिए, फार के लिए। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आपका टेंस की बात करोगे तो जब आप प्रेजेंट की बात करोगे तो यूज़ कर लीजिए दिस और दैट, और जब दिस और दीज, और जब आप पास्ट की बात करिए तो यूज़ करिए आप दीज और दोज। खैर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं है कि आपको ये यूज़ करना ही करना है, ऐसा स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं है, बट जस्ट फॉर अ नॉर्मल नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा बता दो फिर से। डेमोन्स्ट्रेटिव वो होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इंडिकेट करेगा, और उसमें दीज दैट दीज और दीज और दोज आता है। दीज फॉर द नियर सिंगुलर, दैट फॉर द सिंगुलर एंड फार, दीज फॉर नियर एंड प्लूरल, एंड दोज फॉर फार एंड प्लूरल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दिस इज माई पेन, और इसमें कर दिया आपने दीज आर माई पेन। अब आपको ये देखना है कि क्या मैंने सेंटेंस गलत लिखा है कि सही लिखा है। याद रखिएगा दीज और दोज प्लूरल के लिए होगा, तो चीज़ें भी तो प्लूरल होनी चाहिए ना, तो इसके इन दोनों के बाद में संज्ञा हमेशा सिंगुलर, और इन दोनों के बाद में हमेशा वो प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कर देंगे पेन्स। उसी तरह से देखिए, दैट बॉय इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, और इसमें कर दीजिए दोज बॉयज वर, सी वर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। याद रखिएगा दिस दैट इंडिकेट्स सिंगुलर और दीज और दोज इंडिकेट्स प्लूरल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पॉइंट्स को रिलेट करता है। रिलेट मतलब उसको संबंध इंडिकेट करेगा, दो सब्जेक्ट के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में, दो क्लॉजेस के बीच में ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसको आप बोलते हैं रिलेटिव। अब देखिए इसको कुछ पॉइंट्स हैं, हु हो सकता है, विच हो सकता है और दैट हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अभी आप रिलेटिव पढ़ रहे हैं और आगे चल के हम लोग को पढ़ना होगा इंट्रोगेटिव, तो प्लीज़ डोंट स्टक। थोड़ा सा आपको अपनी नॉलेज को थोड़ा ब्राउट करना पड़ेगा। देखिए हु जो होता है वो रिलेट किसको करेगा, लिविंग को रिलेट करेगा। विच जो होता है वो नॉन लिविंग को रिलेट करेगा, और जो दैट होता है वो दोनों को रिलेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे आपने कहा दिस इज द बॉय डैश वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। दूसरा आपने कहा विकास इज द नॉवल डैश पब्लिश्ड लास्ट ईयर। A man and a cat
डैश केम इन टेम्पल वर अट्रैक्शन फॉर ऑल। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने और 3 ही आपको रूल्स बताया है। देखिए, हु के लिए लिविंग्स, विच नॉन लिविंग्स के लिए और दैट दोनों के लिए, यानी कि हु के पहले हमेशा लिविंग्स आना चाहिए, विच के पहले हमेशा नॉन लाइव आना चाहिए, नॉन लिविंग्स आना चाहिए, और दैट के पहले आप दोनों यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखिए, आपने कहा दिस इज़ द बॉय, बॉय हो गया आपका लिविंग। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जब लिविंग हो तो वहाँ पे हु का इंडिकेशन होता है, तो यहाँ पे हु यूज़ कर दिया। ये नॉवेल है जो कि आपका नॉन लिविंग केस है, तो यहाँ यूज़ कर दिया आपने विच। और अ मैन एंड अ कैट यानी कि जब आपका बोथ केस होता है तो यूज़ करते हैं आप दैट। यानी कि पहला हो गया हु फॉर द लिविंग, विच फॉर नॉन लिविंग एंड दैट फॉर बोथ। आगे इस पे पॉइंट एक देख लीजिएगा, स्पेशल पॉइंट्स है, एनडीए और सीडीएस वाले थोड़ा सा दैन से देखिएगा। जब आप सुपरलेटिव की बात करते हैं, जब सेंटेंस में आपका सुपरलेटिव डिग्री हो तब आपको दैट ही यूज़ करना है, नो मैटर लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है या नॉन लिविंग है कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपको यूज़ करना है दैट। क्योंकि अब तक तो आप पढ़ रहे थे कि लिविंग हु, नॉन लिविंग विच, और दोनों के लिए दैट। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर डिग्री आपकी सुपरलेटिव होगी। सुपरलेटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हो, यानी कि सेंटेंस में कोई एक बंदा, कोई एक वस्तु, कोई एक ऑब्जेक्ट सुपरलेट फॉर्म में है, EST लगा हुआ है, तो मैटर नहीं करता कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आपको दैट ही लगाना है वहाँ पे। तो उसके ये वाला फॉर्मूला वहीं से लिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, ये मैं इरेज कर रही हूँ। आपने कहा राम इज द बेस्ट बॉय, Ram is the best boy who, I'm so sorry, Ram is the best boy dash got the highest marks. So that is the question. अब देखिए, आपने कहा who के पहले living, विच के पहले नॉन लिविंग और दैट के पहले दोनों। बट मैंने अभी आपसे क्या कहा, जब आपकी बात सुपरलेटिव डिग्री की हो रही होती है तो डजेंट मैटर वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वहाँ पे आपको दैट ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम बेस्ट की बात कर रहे हैं ना, बेस्ट आपका सुपरलेटिव हो गया तो वहाँ पे यूज़ कर लीजिए आप दैट, ठीक है। सो दैट वाज फ्रॉम द रिलेटिव प्रोनाउन। अगला पॉइंट है हमारा इंट्रोगेटिव, जो कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव देखने में बिल्कुल सेम सा लगता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव और रिलेट करेगा तो रिलेटिव। कोई क्वेश्चन आस्क होगा तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज़ योर नेम, राइट। लेकिन यदि मैंने आपसे कहा कि तुम वही लड़का हो जिससे मैं कल मिला था, तुम वही लड़का हो एक सेंटेंस, जिससे कल मैं मिला था दूसरा सेंटेंस, तो ये दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो रिलेशन हो गया ना, सेंटेंस को हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे यू आर द बॉय whom I met yesterday, right? लेकिन यदि मैंने आपसे कहा कि तुम कौन हो, यानी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जब मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्लॉज करने की कोशिश कर रही हूँ। राम वही लड़का है एक वाक्य, जो मेरा भाई है दूसरा वाक्य, और इस दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो शब्द का, जो वर्ड का यूज़ करते हैं उसी को आप रिलेटिव कहते हैं। तो आप बोलेंगे राम इज़ अ बॉय हु किस लिए, राम के लिए। हु इज़ माई फ्रेंड, यह वही पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था, यह वही पेन है सेंटेंस नंबर फर्स्ट, जिसे मैंने कल खरीदा था सेंटेंस नंबर सेकेंड। और जब इस दोनों सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना होगा, हम क्या करते हैं, जब इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है, तो वाक्य लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, राइट। लेकिन जब दोनों वाक्य को जोड़ना होता है तो फुल स्टॉप को तो हटाना पड़ेगा, और उन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग आप करते हैं उसी को आप बोलते हैं रिलेटिव। तो आप बोलेंगे यह वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था, दो सेंटेंस हो गया, तो आप बोलेंगे दिस इज द सेम पेन। अब पेन की बात हो रही है तो नॉन लिविंग है, तो बोलेंगे विच आई बॉट स्टडी, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिलेटिव। अगला पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव नाम से पता चल रहा है कि वो इंट्रोगेट करने की कोशिश कर रहा है, ये सेंटेंस को क्वेश्चन में आस्क करेगा। अब देखिए आस्क किस फॉर्म में हो रहा है, यानी कि कर्ता के लिए, नॉमिनेटिव के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हु, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा तो कहना आपको whom, यदि किसी नॉन लिविंग्स के लिए पूछा जाएगा तो बोलेंगे which। लेकिन जब पॉजेसिव होगा, पॉजेसिव किसका होगा, पॉजेसिव होगा किसी लिविंग्स का तो यूज़ करेंगे आप whose, लेकिन पॉजेसिव होगा किसी नॉन लिविंग्स का तो यूज़ करना होगा आपको of which। और कोई आर्टिकल के लिए क्वेश्चन पूछना होगा तो यूज़ करिएगा आप व्हाट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन सारे फॉर्म पे, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ये। पहला मैंने बोला नॉमिनेटिव के लिए हो, तुम कौन हो, तुम कौन शब्द है, तुम शब्द है आपका नॉमिनेटिव। यू के बारे में मैंने बताया था, आई वी यू दे ही शी इट नेम, तो वो होता है आपका नॉमिनेटिव। तो आपने कहा कि नॉमिनेटिव के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हु, तो आप बोलोगे हु आर यू, या फिर आपने पूछा यह किसने किया तो बोलेंगे हु डिड इट। यानी ये जो हु है ना, इसका आंसर हमेशा नॉमिनेटिव में ही मिलना है, ये कंफर्म है। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव हुम, जब आप लोग वॉइस ही पढ़ेंगे तो सेम केस आपको मिलेगा, यह किसने किया है, यह किसके द्वारा किया गया है तो बोलेंगे बाय हुम दिस वॉज डन। नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे तो विच, जैसे आपने कहा विच इज द नेक्स्ट चैप्टर। ये विजिबल है यहां तक, विजिबल है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज योर पेन, यानी क्वेश्चन किसके लिए पूछा जा रहा है, पेन के लिए, और पेन आपका नॉन लिविंग केस है तो यूज करेंगे आप विच। जब आप लिविंग के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो हु, नॉन लिविंग के लिए पूछेंगे तो विच। अगला पॉइंट है पोजेसिव। पोजेसिव का होता है हिंदी संबंध, यानी कि संबंध यदि किसी लिविंग का होगा तो यूज करेंगे हुज, संबंध किसी नॉन लिविंग का होगा तो यूज करेंगे ऑफ विच। जैसे यह पेन किसका है, यानी पेन का मालिक कोई नॉमिनेटिव है, कोई बंदा है, कोई कर्ता है, कोई लिविंग केस है तो यूज करेंगे हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। लेकिन यदि आप पॉजेसिव संबंध किसी नॉन लिविंग का बताएंगे तो वहां पे यूज करना होगा आपको ऑफ विच, यानी कि दिस इज द होटल ऑफ विच inauguration was done by head। यानी कि जब रिलेशन होगा किसी लाइफ का तो यूज करेंगे हुज, जब रिलेशन होगा किसी नॉन लाइफ का यानी नॉन लिविंग्स का तो यूज करेंगे ऑफ विच। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, व्हाट किसी आर्टिकल के लिए, जैसे यह क्या है, यानी जो चीज है वो कोई आर्टिकल है, वो कोई वस्तु है तो बोलेंगे व्हाट इज दिस, what you did, what is here, what is there। यानी कि जब what का यूज करेंगे तो उसका आंसर हमेशा किसी आर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। कर्ता के लिए क्वेश्चन पूछना है तो who, कर्म के लिए क्वेश्चन पूछना है तो whom, संबंध दिखाना है किसी लिविंग्स का, सजीव का तो whose, संबंध दिखाना है किसी नॉन लिविंग्स का तो यूज करेंगे ऑफ विच। आपको किसी आर्टिकल के क्वेश्चन पूछना है तो यूज करेंगे आप लोग व्हाट। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद रूल्स है, उसको देख लेते हैं। एक्सेप्शन ये है कि नॉर्मली विच का यूज करते हैं हम लोग किसी नॉन लिविंग्स के लिए, लेकिन विच का यूज आप लिविंग के लिए भी कर सकते हैं तब जब सिलेक्शन या चॉइस की बात हो, जब सिलेक्शन या चॉइस की बात हो। जैसे आपने कहा राम और श्याम में अच्छा कौन है, यानी सिलेक्शन की बात हो रही है, चूज कर रहे हैं आप तो बोलेंगे विच इज बेटर राम और श्याम, विच इज मोर ब्यूटीफुल सीता और गीता। यानी कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, सिलेक्शन का सेंस आता है तो वहां पर विच से आप लिविंग्स को भी इंडिकेट कर सकते हैं, नॉन लिविंग को भी कर सकते हैं। लेकिन जब नॉर्मली किसी कर्ता, किसी नॉमिनेटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पर केवल और केवल आपको हु सजीव के लिए और विच निर्जीव के लिए, राइट। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका, दैट इज लास्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव। छोटा सा पॉइंट्स है वो भी, दैट्स द लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा आपका ईच, एवरी, everyone, someone, no one, anyone, somebody, nobody, anybody, everybody. If you are not able to understand my handwriting, please comment that I can write some sharp languages, some sharp alphabets. ये सब के सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव का है। या दो तरीके से क्वेश्चंस आता है। पहली चीज़, इन सभी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए ऑलवेज। अगेन ये जितने सारे वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। याद रखिएगा ये प्रोनाउन का भी टॉपिक है और सेम टॉपिक आपको सिंटेक्स में भी पढ़ना है, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी सेम टॉपिक आपको पढ़ना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस बात को। पहला पॉइंट ये है कि इन सब के बाद हमको हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। और इसी का एक एक्सेप्शन रूल्स ये है कि जब इन सभी के बाद में आपको ऑफ लगाना पड़ जाए तो नाउन हो जाएगा प्लूरल बट वर्ब अभी भी रहेगा सिंगुलर। अगेन ये सभी के सभी वर्ड के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। बट यदि इन सारे वर्ड्स के बाद में ऑफ आ जाता है तो जब ऑफ आता है तो वो कंपैरिजन शो करने लगता है। तो जब इन सब के बाद ऑफ आएगा तो नाउन होगा प्लूरल बट वर्ब स्टिल सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। Each boy have done the work. Every of girl is there to attend farewell. दो रूल्स बताए थे, पहला रूल से पहला क्वेश्चन, सेकंड रूल से सेकंड क्वेश्चन। ईच बॉय हैव, मैंने आपसे क्या कहा, ईच के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर तो है बट ये प्लूरल हो गया तो इसको आपने कर दिया सिंगुलर। हैव का सिंगुलर होता है हैज़। सेकंड में देखिए जब ऑफ लग जाता है तो ऑफ के बाद लगने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब में भी सिंगुलर होता है। यानी कि सारे डिस्ट्रीब्यूटिव जिसके एग्जाम्पल मैंने अभी राइट किया था उनके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। पर यदि आपने ऑफ लगा दिया तो नाउन हो गया प्लूरल, वर्ब हो गया अब भी सिंगुलर। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रोनाउन और नाउन के कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे जो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और नेक्स्ट वाले टॉपिक में वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।